बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एडमिशन्स के बारे में पढ़ा, जो कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होती हैं इन द सिविल केसेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स कि क्रिमिनल केसेस में जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो कन्फेशन के बारे में हम पढ़ेंगे वो अंडर द हेड ऑफ QSO 1984 पढ़ेंगे, यानी कि हमने ये पढ़ना है कि कन्फेशन कितना रेलिवेंट है और कितना इररेलिवेंट है। कन्फेशन के प्रोसीजर के लिए आपको CRPC को थ्रू करना पड़ेगा। CRPC आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फेशन के प्रोसीजर के बारे में भी थोड़ी सी आउटलुक दूंगा। बट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन, कि कन्फेशन कितना रेलिवेंट है और कितना इररेलिवेंट है। कन्फेशन की जो डॉक्ट्रीन है, ये इस्लाम ने इसको बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयर कन्फेशन की बेस पर बहुत सारी सज़ाएँ तजवीज़ की हुई हैं और बहुत सारी सज़ाओं पे अमल भी हुआ पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं कन्फेशन की डेफिनेशन। कन्फेशन की जो डेफिनेशन है वो एक्नॉलेजमेंट इन एक्सप्रेस वर्ड्स बाय द अक्यूज्ड ऑफ हिज गिल्ट, के कन्फेशन उसे कहते हैं कि जो अक्यूज़ है वो एक्नॉलेज करे एक्सप्रेसली कि मैंने गिल्ट किया है, यानी कि मैंने कोई जुर्म किया है। हमने एडमिशन में पढ़ा था कि जो एडमिशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, बट नॉट इन दिस केस। कन्फेशन के केस में जो आपका कन्फेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्रेस हो सकता है। इम्प्लाइड कन्फेशन जो होगा वो इनएडमिसिबल होगा। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। अब जो रेलिवेंट प्रोविजंस QSO की तरफ जाने से पहले कन्फेशन का जो प्रोसीजर है उसका थोड़ा सा टच मैं आपको दे दूं, जो कि CRPC में सेक्शन 164 और 364 में दिया गया है। सेक्शन 164 और 364 कहते हैं कि व्हेन एवर मजिस्ट्रेट ने जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड करना हो तो उसे सबसे पहले मुलज़म की हथकड़ियाँ खुलवा देनी चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला उस वक़्त कोर्ट रूम में है तो पुलिस को कोर्ट रूम से बाहर कर देना चाहिए और मुलज़िम को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि वो सोच ले कि आया वो कन्फेशन करना चाहता है या कि नहीं। एंड उस मुलज़िम को ये बताना चाहिए, मजिस्ट्रेट को ये बताना चाहिए कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ और मैं आपका कन्फेशन रिकॉर्ड करूँगा। अगर आप ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाते हैं तो ये कन्फेशन आपके ख़िलाफ़ एज एन एविडेंस यूज़ हो सकता है और आपको इस पे सज़ा हो सकती है। तो लिहाजा आपको ये सोच समझ के विदाउट एनी प्रेशर ये डिसाइड करना होगा कि आया आप कन्फेशन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अब ये वाली जो बात है कि जो मजिस्ट्रेट उसे बता रहा है कि ये कन्फेशन आपके ख़िलाफ़ यूज़ हो सकता है, ये आपने याद रखनी है। ये मैं एंड पे आपसे दोबारा इस बारे में बात करूँगा। QSO में आए तो QSO का आर्टिकल 37 to 43 जो हैं वो कन्फेशन की रेलिवेंसी और इररेलिवेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 37 में वो कहता है कि अगर किसी कन्फेशन में इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, सेक्शन में वो आर्टिकल में वो कहता है कि अगर किसी कन्फेशन में इंड्यूसमेंट शामिल है, थ्रेट शामिल है या प्रॉमिस शामिल है तो वो कन्फेशन जो होगा वो इररेलिवेंट होगा। अब इंड्यूसमेंट
का दूसरा जो मैनी है उसे आप कह सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये तीनों चीज़ें, इंड्यूसमेंट होती है कि आप किसी बंदा के पास अथॉरिटी है और वो उस बंदे को अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए कहे कि आप मेरी जगह पे कन्फेशन कर लें और मेरे पास आपको अथॉरिटी है, मैं आपको फ़लाँ फ़ायदा भी दे सकता हूँ, फ़लाँ फ़ायदा भी दे सकता हूँ। कोई ऐसी अनड्यू इन्फ्लुएंस करके उसको कन्फेशन पे मजबूर करे जिसने ये जुर्म ना किया हो। और थ्रेट कहते हैं धमकी। अगर कन्फेशन आपका धमकी के अंडर है तो भी वो इररेलेवेंट होगा। और अगर किसी प्रॉमिस के अंडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अथॉरिटी आपसे कहती है, अगर आपका बॉस या वो आपसे कहता है कि आप मेरी जगह पे कन्फेशन कर लो, मैं आपको बचा लूँगा, तो ये अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक या ये तीनों चीज़ें किसी कन्फेशन में मौजूद हैं तो वो आपका कन्फेशन क्या होगा? इररेलेवेंट। यानी कि उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि कन्फेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जुडिशल और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल कन्फेशन वो होगा जो कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने होगा। अब जुडिशल कन्फेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी है? मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सेशन जज हो सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉम्पिटेंट फोरम टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। और ये जो आप कॉम्पिटेंट फोरम पे आप कन्फेशन करेंगे ये आपका जुडिशल कन्फेशन होगा। इसके अलावा कहीं पे भी आप कन्फेशन करते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर के सामने है, चाहे वो जेल की किसी सुपरिटेंडेंट जेल के सामने है, या एनी अदर अथॉरिटी के सामने है, किसी वकील के सामने है, तो उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू इज़ ओनली ऑफ जुडिशल कन्फेशन, कि सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशल कन्फेशन की वैल्यू है। अगला आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39। ये दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें दो चीज़ें हैं। आर्टिकल 38 में वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने किए हुए कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है, और आर्टिकल 39 में वो कहता है कि कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर में भी किए गए कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये पुलिस ऑफिसर के सामने और कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर के सामने इनके दरमियान फ़र्क क्या है? पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन वो कन्फेशन होगा कि जब आपको पता चल गया कि आपके ख़िलाफ़ ये एफआईआर कट गई है, तो आप पुलिस में पेश हो जाते हैं और जाके कहते हैं कि भाई हाँ मैंने ये जुर्म किया है। बिफोर द अरेस्ट जो आप पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करेंगे वो आर्टिकल 38 में आएगा, और आफ्टर द अरेस्ट कस्टडी में पुलिस की जो आप कन्फेशन करेंगे वो आर्टिकल 39 में आएगा। ये दोनों टाइप्स हैं एक्स्ट्रा जुडिशल की। अब एक्स्ट्रा जुडिशल जो आपका कन्फेशन होगा वो इररेलेवेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 38 और 39 की एक्सेप्शन है। अब आर्टिकल 38, 39 में वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में किया गया कन्फेशन वो इररेलेवेंट है, बट आर्टिकल 40 में वो एक छोटी सी एक्सेप्शन इसकी देता है
कि अगर पुलिस की कस्टडी में या पुलिस के सामने आपने कन्फेशन कर दिया, इन द कस्टडी ऑफ पुलिस या पुलिस के सामने, अब आप ए हैं, आपने कन्फेशन कर दिया कि आपने बी का मर्डर किया है और किया है पिस्टल से। बी जिसकी अभी तक पता ही नहीं कि वो किधर है, आप पुलिस को साथ ये भी बताते हैं कि बी की जो डेड बॉडी है वो मेरे घर के फलाने कमरे में दफन है। अब वहाँ से डेड बॉडी रिकवर हो गई। पुलिस पूछती है जी पिस्टल किधर है, तो आप कहते हैं जी मेरी अलमारी के फलां दराज में पिस्टल पड़ा है, वो भी रिकवर हो गया। अब ये दोनों चीज़ें, डेड बॉडी और पिस्टल, ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपके पुलिस ऑफिसर के सामने किए गए कन्फेशन को रेलिवेंट बनाते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपने कन्फेशन किया पुलिस के सामने में और पुलिस ने कुछ डिस्कवरीज की, इनको क्या कहेंगे, जो डेड बॉडी है या जो पिस्टल है, ये डिस्कवरीज में आएगा। तो जब आपने कन्फेशन किया पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ने कुछ डिस्कवरीज की, तो वो कन्फेशन तब भी उसकी मतलब वो कन्फेशन तब रेलिवेंट हो सकता है, कंक्लूसिव तब भी नहीं होगा। तब उसकी इतनी वैल्यू बन जाएगी कि आप उसको एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे प्रोसिक्यूशन जो है वो पेश कर सकती है, ना कि कंक्लूसिवली उसको कन्फेशन कहा जाएगा। कंक्लूसिवली कन्फेशन तभी होगा जब वो किसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने होगा। अब आगे आते हैं आर्टिकल 41 की तरफ। आर्टिकल 41 जो है ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 में हमने पढ़ा कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ अगर किसी कन्फेशन में मौजूद है तो वो कन्फेशन क्या होगा, इररेलेवेंट। आर्टिकल 41 कहता है कि अगर किसी कन्फेशन में इन तीनों चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है तो वो आपका कन्फेशन होगा रेलिवेंट। सिंपल टू से कि अगर किसी कन्फेशन में इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वाला आंसर मौजूद नहीं है तो वो आपका कन्फेशन रेलिवेंट होगा, और अगर उसमें इन तीनों में से कोई एक या ये तीनों मौजूद हैं तो वो आपका कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। इररेलेवेंसी के बारे में आर्टिकल 37 बताता है और रेलिवेंसी के बारे में आर्टिकल 41 बताता है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 42 की तरफ। आर्टिकल 42 जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें वो बताता है 5 चीज़ें बताता है। सबसे पहली चीज़ बताता है कि अगर आपसे कन्फेशन लिया गया है एट द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, कि आप कन्फेशन कर दें, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, तो आपका वो कन्फेशन रेलिवेंट है। और अगर आपसे वो कन्फेशन लिया गया है बाय डिसेप्शन और फ्रॉड, अगर फ्रॉड और डिसेप्शन से भी आपका कन्फेशन जो है वो ऑब्टेन किया गया है बाय, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे ये जुडिशियल जो होगा कन्फेशन उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो कन्फेशन आपका जुडिशली हुआ है ये उसके बारे में है।
और ये सारे काम अंडर द सुपरविजन ऑफ मैजिस्ट्रेट होंगे। अगर आपका कन्फेशन डिसेप्शन और फ्रॉड के ज़रिए लिया गया है तो वो भी रेलिवेंट होगा। अब डिसेप्शन और फ्रॉड के ज़रिए कैसे आप ले सकते हैं एविडेंस, तो इसमें ये होगा कि आप उसको लीडिंग क्वेश्चन पुट करेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिनका जवाब क्वेश्चन के अंदर ही होता है। तो ऐसी सूरत में अगर उसने उनका जवाब दे दिया, मतलब ऐसी सूरत में उसने उसका जवाब ऐसे दे दिया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने जुर्म किया है, तो ऐसी सूरत में भी लिया गया कन्फेशन आपका रेलिवेंट होगा। इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे गांव में एक औरत ने निकाह पे निकाह कर लिया। अब जब वहाँ पे जरगा लगा तो वो औरत मान नहीं रही थी कि मैंने निकाह पे निकाह किया है। अब उसका जो निकाह, पहला निकाह जिस मौलवी साहब ने पढ़ाया था, तो मौलवी साहब ने उसे कहा कि जब आपका मैंने पहला निकाह पढ़ाया था आपका मुंह मगरब की तरफ था। तो वो कहती है नहीं, मेरा तो मुंह मशरक़ की तरफ था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो लीडिंग क्वेश्चन था, जिसके जवाब में वो मान गई कि हाँ मैंने निकाह पहला किया हुआ था और उसके बाद दूसरा निकाह किया है। तो अगर डिसेप्शन और फ्रॉड के ज़रिए से ही आपसे कन्फेशन लिया जाएगा तो वो भी आपका रेलिवेंट होगा। तीसरा है जी ड्रंक। अगर आपको कन्फेशन लेने के लिए शराब पिलाई गई है, होता है ना कि बंदा नशे में सच बोलता है, तो ऐसी सूरत में भी आपका कन्फेशन रेलिवेंट होगा। इसमें दो सूरतें हैं, या तो आपने शराब खुद पी हुई है या किसी ने पिलाई हुई है, तो ऐसी दोनों सूरतों में भी आपका कन्फेशन रेलिवेंट होगा। अब क्वेश्चन एलिसिटेड। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने पुट किए एक्यूज्ड के ऊपर जिन्होंने उससे सच निकलवा लिया, ऐसी सूरत में भी किया गया कन्फेशन आपका रेलिवेंट होगा। अब 5 नंबर पे जो मैंने लेक्चर के आगाज़ में बात की थी कि जब मजिस्ट्रेट एक कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो वो मुल्ज़िम को कहता है कि अगर आप ये कन्फेशन देंगे तो ये कन्फेशन आपके ख़िलाफ़ एज एन एविडेंस यूज़ हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 42 ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने उससे ये नहीं कहा, यानी कि मजिस्ट्रेट ने ये बात नहीं की और तब भी उसने कन्फेशन ले लिया, मेकर वाज नॉट वार्न्ड, यानी कि उसको वार्न किए बिना भी अगर उसने कन्फेशन ले लिया तो वो वाला कन्फेशन भी रेलिवेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कन्फेशन आपका इररेलिवेंट हो जाए। आर्टिकल 43 में आता है, आगे चलते हैं, आर्टिकल 43 के जॉइंट कन्फेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुर्म है जो ए बी सी ने मिल के एक्स का मर्डर किया या वाई के घर डकैती की। अब इनमें से ए कहता है कि हमने कत्ल किया या हमने डकैती की। अब इसकी जो स्टेटमेंट है ये हम में नहीं ली जाएगी। ए अगर कहता है कि हमने कत्ल किया या हमने चोरी की तो ए का ये कन्फेशन प्योरली ए के लिए होगा। ए के इस कन्फेशन को बी और सी का कन्फेशन नहीं समझा जाएगा। वेयर एज हमने एडमिशन में पढ़ा था कि अगर 3 बंदों ने इकट्ठा कोई एडमिशन वो कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक भी एडमिशन कर ले तो वो बाकी का भी एडमिशन काउंट हो जाएगा, बट नॉट इन द केस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन के केस में अगर ए कह रहा है कि हमने कत्ल किया बी और सी के साथ मिला के, तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ ये
ए का कन्फेशन होगा, ना कि बी और सी का। हाँ, लेकिन बी और सी के लिए जो ए का कन्फेशन है वो एक रेलिवेंट एविडेंस ज़रूर होगा, कि उसको भी फिर ऐसे लेफ़्ट नहीं किया जाएगा कि जो ए का कन्फेशन होगा बी और सी के लिए वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, वो एक एविडेंस होगा। तो ये हमने जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर 3 बंदे या 4 बंदे इकट्ठा कोई जुर्म करते हैं और उनमें से कोई एक कन्फेशन करता है, तो वो जो एक कन्फेशन करेगा वो उसका प्योरली सोली उसका अपना कन्फेशन होगा, ना कि दूसरे बंदों का, दूसरे को अक्यूज्ड का उस कन्फेशन होगा। इसमें कंप्लेक्स वाली बात भी हो सकती है, जो कि वादा माफ़ गवाह होते हैं। वादा माफ़ गवाह उस सूरत में होता है जो अंडर द श्योरिटी ऑफ पार्डन जो है वो अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन इस सूरत में अंडर द श्योरिटी ऑफ पार्डन नहीं है, वो कन्फेशन कर रहा है। अब ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 37 से लेकर आर्टिकल 43 तक। एक चीज़ जो एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसा कन्फेशन होते हैं जो कि डिलेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेज ऑफ द ट्रायल में आपने कन्फेशन तो किया लेकिन एंड पे जाके किया। अब वो डिलेड कन्फेशन जो होगा उसकी क्या वैल्यू होगी? तो डिलेड कन्फेशन भी आपका रेलिवेंट है, यानी आप मुकदमे की किसी भी स्टेज पर अगर आपको ख्याल आ गया कि आपको कन्फेशन कर लेना चाहिए और आपने कन्फेशन कर लिया, तो वो रेलिवेंट होगा। कन्फेशन के डिले होने की वजह से उसकी एविडेंशरी वैल्यू जो होगी वो ख़त्म नहीं होगी। दूसरा, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या है? रिट्रैक्टेड कन्फेशन ये होता है कि कहीं पे जाके आपको याद आ गया या आपने कहा कि जी मेरे तो जो कन्फेशन किया था वो अंडर प्रेशर किया था, या वो जो है मैंने किसी के कहने पे किया था, अंडर प्रॉमिस किया था या अंडर अंडर इन्फ्लुएंस किया था। तो ऐसी सूरत में उस कन्फेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर तो आप प्रूव कर देते हैं कि जी मेरा जो कन्फेशन था वो अंडर प्रेशर था, अंडर थ्रेट था, अंडर सेल्फ अंडर इंड्यूसमेंट था या अंडर प्रॉमिस था, तब तो आपका वो कन्फेशन रिट्रैक्ट हो सकता है। बट अगर आप ये साबित नहीं कर सके और आपके कन्फेशन के साथ सफिशेंट एविडेंस मौजूद है कि आपने ही वो जुर्म किया है, तो ऐसी सूरत में रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी रेलिवेंट होगा और रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे भी बंदे को सज़ा होगी। आज जो हमने पढ़ा वो था कन्फेशन की रेलिवेंसी और इर्रेलिवेंसी के बारे में। आर्टिकल 37 to 43 कानून शहादत आर्डिनेंस के हमें बताते हैं कि कौन सा कन्फेशन रेलिवेंट होगा और कौन सा कन्फेशन जो होगा वो इर्रेलिवेंट होगा। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से लिया गया जो कन्फेशन होगा वो आपका इर्रेलिवेंट होगा। अगर आपका जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर के सामने है या अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आपका जो कन्फेशन है तो वो पुलिस ऑफिसर के सामने या कस्टडी ऑफ पुलिस में है, लेकिन उस कन्फेशन के थ्रू कुछ डिस्कवरीज ऐसी पुलिस ने कर दी हैं या प्रोसिक्यूशन ने कर दी हैं जो आपके उस कन्फेशन को जो पुलिस के सामने किया गया है सच साबित कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी वो कन्फेशन कंक्लूसिव नहीं होगा। वो कन्फेशन सिर्फ एक प्रूफ होगा अगेंस्ट द अक्यूज। और आगे चल के पढ़ाता है कि आर्टिकल 41 में बताता है कि अगर किसी कन्फेशन में से इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस वाले आंसर निकाल दिए गए हैं तो आपका कन्फेशन फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा। आर्टिकल 42 में बताता है कि सिक्रेसी, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी के तहत किया गया कन्फेशन भी रेलिवेंट है।
और डिसेप्शन और फ्रॉड से लिया गया भी रेलिवेंट है, शराब पिला के लिया गया भी रेलिवेंट है, और इलिसिटेड क्वेश्चन करके भी लिया गया वो भी रेलिवेंट है, और अगर उसको वार नहीं किया गया कि ये कन्फेशन आपके ख़िलाफ़ यूज़ हो सकता है तो भी वो रेलिवेंट है। आर्टिकल 43 में बताता है कि जॉइंट कन्फेशन क्या होगा कि अगर 3 बंदों ने एक जुर्म किया है तो उनमें से अगर एक कहता है कि हमने जुर्म किया है तो वो सिर्फ उस एक का कन्फेशन होगा, ना कि बी और सी का। लेकिन बी और सी के ख़िलाफ़ वो एज एन एविडेंस वो वाला कन्फेशन यूज़ हो सकता है। डिलेड कन्फेशन उसकी रेलिवेंसी ख़त्म नहीं करेगा, डिलेड कन्फेशन भी रेलिवेंट कन्फेशन होगा। और रिट्रैक्टेड कन्फेशन की सूरत में अगर आप साबित कर सकते हैं कि आपने कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के तहत किया था तो आप ठीक है। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर सकते और आपका जो कन्फेशन है वो कॉरोबोरेटेड है दूसरे एविडेंसेस के साथ, तो ऐसी सूरत में रिट्रैक्टेड कन्फेशन पे भी आपको सज़ा वो जो होगी वो इलीगल नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ कन्फेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिशन और कन्फेशन को जो है इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट करके आगाह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।